थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थि के बीच फेफड़ों के बीच एक पाली युक्त संरचना है। तो आइए अपन पहले इसको देख लें एक बार। इतना अच्छा डायग्राम तो मैं नहीं बनाती हूँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब तो एंड होने वाला है हमारा सिलेबस। यहाँ पर ये तुम्हें पता है फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये तुम्हारा स्टर्नम है ना, उरोस्थि जिसको हम कहते हैं। रिब्स इसी से तो जुड़ी रहती है, हमने ऑलरेडी 21वें वाले भाग में कर लिया ये चीज। ये हमारा उरोस्थि लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा है। ये लो, ये हमारी उरोस्थि है। इस उरोस्थि के बीच में किस कलर से बनाऊं, ये लो, इस उरोस्थि के बीच में इस तरह का जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस बोलते हैं। और थाइमस की संरचना की हम बात करें तो थाइमस की संरचना हम यहां बना देते हैं। देखो इधर आओ, ठीक है। ये है इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये अंदर का इसका मेड्यूला वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारे किसकी संरचना है, हमारे थाइमस की संरचना के बारे में हमने बात कर ली है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा जो थाइमस ग्रंथि है महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थि के पीछे, उरोस्थि के पीछे, स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच एक स्थित पाली युक्त, पाली है तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारे पास मेड्यूला होगा, कॉर्टेक्स होगा। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्यों? क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक हमारा जो थाइमस है वहां पर टी सेल जो होती है हमारी, वो जो हमें प्रतिरक्षा में हेल्प करती है। सबसे पहले यदि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है, तो हमारी टी सेल जो होती है वो एकदम खतरनाक सेनापति की तरह लड़ती है। राजा के पास तो बात बाद में पहुंचती है, पहले वो ऐसा सेनापति होता है कि आओ तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें। अपनी बहुत सारी टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, टी मैसेंजर सेल, सबको उसके काम में लगाती है जब तक वो एंटीजन बाहर ना निकल जाए। और फिर जब तक वो सेनापति ना रहे, यानी कि टी सेल जब काम नहीं कर पाती है तो मैसेज बी सेल को जाता है। तो टी सेल जो है वो थाइमस में होता है और इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको कि ये प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे को बहुत ही हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आई? यह ग्रंथि थाइमोसिन, थाइमस से ही थाइमोसिन, ठीक है, थाइमस से ही थाइमोसिन बना है। तो थाइमोसिन नामक हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? बेसिक सी बात है, थाइमस से रिलीज होगा। ये एक कैसा हार्मोन है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट आ गई। देखो जो हमारा जो थाइमस है बच्चों, जो थाइमस है वो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी कहलाता है, प्राथमिक लिम्फोइड अंग भी कहलाता है ना। वापस बोल रही हूँ, थाइमस जो है वो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाता है, प्राथमिक लिम्फोइड अंग कहलाता है, जहां पर टी लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है। तो ये विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे टी सेल का डिफरेंशिएशन होगा। ये मुख्य भूमिका निभाता है जो कि कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका माध्य का क्या मतलब है? सेल्यूलर इम्यूनिटी। क्या मतलब है? कोशिका माध्य यानी कि ये क्या कर रहा है हमारे लिए? सेल्यूलर, मतलब जब सेल्स का रोल ज्यादा होगा तो सेल्यूलर इम्यूनिटी कहलाती है, यानी कोशिका के माध्यम से जब शरीर की प्रतिरक्षा की जाए और उसके अंदर टी सेल्स अपना महत्वपूर्ण योगदान दे तो ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? सेल्यूलर इम्यूनिटी कहलाती है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? क्लियर? आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी प्रतिजैविक के उत्पादन को प्रेरित करता है, हाँ या ना?
देखो मैंने क्या कहा था कि टी सेल हेल्पर, मैसेंजर, साइटोटॉक्सिक सबको लगा देती है, लेकिन जब वो खुद आघात हो जाता है, उसको खुद को हर्ट हो जाता है, वो बोलती है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रही, ये तो बड़ा ही खतरनाक एंटीजन आया है, तो वो मैसेज किसको कन्वे करती है? हमारी बी सेल को। तो जब वो मैसेज बी सेल में चला जाता है तो कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है? उसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब तरल प्रतिरक्षा स्टार्ट होती है तो वहां पर हमारी बेसिकली बी सेल के बारे में बात की जाती है। बी सेल के बारे में तो टी सेल यानी कि सेल्यूलर इम्यूनिटी बी सेल को मैसेज देती कि भैया अब मेरे बस की नहीं है, तुम संभालो। आई बात समझ में? तो इस वाली इम्यूनिटी को हम क्या करेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी कहेंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब एजेड हो जाते हैं तो प्रतिरक्षा भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमस विघटित होने लगता है। आई बात समझ में? इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। तो ये जो हमारा थाइमस था बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इम्यूनोलॉजी में ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, टी सेल, बी सेल के बारे में, तो ये हमको बहुत इजी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर के प्रत्येक वक्र के यानी मैं किडनी बना दूं तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। ये लो मैंने किडनी बना ली। प्रत्येक वृक्क के ऊपर वाले भाग में, एक अग्रभाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। एक जोड़ी क्योंकि ये भी तो ऐसे ही है, ये लो, ठीक है, क्लियर दैट। ये कौन सी है हमारी? इसका भी ऐसे ही बना दूं। ये इसका वल्कुट वाला भाग है, कॉर्टेक्स, और ये इसका मेड्यूला वाला पार्ट है, ये लो, ठीक है। ग्रंथियां दो प्रकार के उत्तकों से निर्मित होती है। दो उत्तक प्रेजेंट होते हैं इस अधिवृक्क ग्रंथि में। ग्रंथि के बीच स्थित उत्तक अधिवृक्क मध्यांश यानी कि मेड्यूला, यानी कि मध्यांश लिख दूं क्या? ये लो, मध्यांश मेडुला, और बाहरी ओर स्थित उत्तक अधिवृक्क वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। डन? आ गई बात समझ में? अब देखो क्या होगा। अधिवृक्क ग्रंथि का डायग्राम देखें हम तो ये हमारा वृक्क है, किडनी है, और किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल यानी कि ऐड की हुई, रीनल के ऊपर अतिरिक्त ग्लैंड है, तो हम उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और ये अंदर का भाग है। अंदर का ये वाला पार्ट देखोगे तो मेड्यूला, और ये वाला पार्ट देखोगे तो इसका वल्कुट है। आ गई बात समझ में? अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है, जिसे हम एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक हार्मोन है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फाइट और फ्लाइट ये कंडीशन हम देखते हैं जब डर की संभावना आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एरोप्लेन क्रैश हो रहा है ना, एरोप्लेन भिड़ने वाला है, या जो जहाज होता है पानी में वो किसी चट्टान से टकराने वाला होता है, तो उस समय जो पायलट होता है वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सिचुएशन में क्या करे। हाँ या ना? ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ लोग तो बहुत डर जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं कि हाय राम क्या करें, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हमारी बॉडी ठंडी भी पड़ने लगती है, हो सकता है हीट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डर के मारे हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसी भयावनक कंडीशन में भी यदि कोई पर्सन या तो क्या करेगा, वो भाग जाएगा यानी कि फ्लाइट भाग जाए, या फिर वो लड़ेगा, जब तक भी उस बोट को, शिप को या फिर हमारे एरोप्लेन को वो बचा पाएगा उसे टकराने में या क्रैश होने में, तब तक वो इंसान का जो ये हार्मोन आएगा, उस समय कौन सा हार्मोन आएगा? एड्रिनल एपिनेफ्रिन। आ गई बात समझ में? कैसे काम करता है? इन्हें सम्मिलित रूप से, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैटेकोलमिनस जब हम इन दोनों हार्मोन को एक
टर्म में रेफरेंस करें, एक टर्म में बोलें। जैसे दो जुड़वा भाई है, दोनों को राम श्याम बोल करके रामश्यामा कर दें या रामा कर दें, है ना, मतलब नाम बता रही हूँ मैं, यानी कि दो पर्सन का एक साथ नाम ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैटकॉलमिनस कहलाता है। एक साथ इनको हम बोल रहे हैं हार्मोन को। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन किसी भी प्रकार के दबाव, आ गया प्रेशर है, आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। जब बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाती है, आपके सामने कोई ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आप क्या करते हैं उस दौरान, तो उस समय आपकी दो हार्मोन बहुत खतरनाक तरीके से रिलीज किए जाते हैं। इसी कारण से इन आपातकालीन हार्मोन को युद्ध हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन, तीन तरह के नाम दिए। आपातकालीन, सडनली कंडीशन आई है जो भी वर्स्ट है। युद्ध के समय आप युद्ध लड़ने जाते थे पहले, तो आप लड़ने की बात करते थे, कुछ लोग तो भाग जाते थे, कुछ लोग लड़ते थे, है ना। और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे आ जाइए। ये हार्मोन सक्रियता, देखो जब अपन, जैसे मान लो कि अब कुछ टकराया, मान लो तो ऐसा हो जाता है ना, अपनी आईज भर जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब जैसे मूवी में कोई सीन आने वाला था भयानक सा, तो मैं तो क्या करती हूँ कि ये सब पिलो रख लेती हूँ, बट ऐसे ऐसे मेरी आंखें यूँ अब आया ऐसा अपन करते हैं ना, तो वो कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से ये दो हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं बहुत स्पीडी। तो ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियां में फैलाव, आंखें बड़ी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्प आ जाना, पसीना आना आदि को बढ़ाते हैं। आ गई बात समझ में। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, नेचुरल सी बात है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी उस समय, हृदय संकोचन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। अरे भाई जब कंडीशन बहुत बुरी होती है तो ऐसे नहीं होती, सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आइस बाहर निकल के आ जाती है, हाँ या ना। तो ये हार्मोन के तो सिम्टम्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम याद रखो कि सामने क्या कंडीशन आ रही है, उसी हिसाब से तुम अपने आप इसको लिख पाओगे। कैटेकोलियामिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करता है बेटा। आपको पता है लीवर में हमारे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का विखंडन करके ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है उस भयावह कंडीशन में। तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, नेचुरल सी बात है, बढ़ गया ना, ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज है तो बनाएगा। साथ ही लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि लिपिड और प्रोटीन का विखंडन भी होगा, वहां पर अपन बना रहे थे जिससे कि अपन को एनर्जी मिल रही थी, याद आ गई बात। नेक्स्ट, अधिवृक्क वलकुट को 3 परतों में विभाजित किया गया है। यदि अपन ये वलकुट बनाया, ये हमने एड्रिनल ग्लैंड बनाई और इसके वलकुट के बारे में बात करें, ये रहा इसका वलकुट, ठीक है। इस वलकुट के बारे में बात करें तो ये 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। जोना रेटिकुलरिस जो अंदर वाली परत है, देखो ठीक है, इस तरीके से अपन 3 परतें बना लेते हैं। जो सबसे अंदर वाली परत है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर वाली परत। मध्य वाली परत जोना फैसिक्युलेटा, जोना फैसिक्युलेटा, और लास्ट वाली परत जो है वो जोना ग्लोमेरुलसा कहलाती है। आ गई बात समझ में। वलकुट 3 परतों से बना हुआ है, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिक्युलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। आ गई बात समझ में। अधिवृक्क वलकुट कई हार्मोन का स्राव करता है। वलकुट से ही हार्मोन रिलीज होता है जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड कहते हैं, जो कॉर्टिसोल के निर्माण में हेल्प करता है। यदि 3 लेयर है वहां से हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन होता है इसलिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं और कॉर्टिकॉइड भी हम इसको कह सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। अब देखो, जो ग्लाइकोजन को तोड़ करके, वापस सुन लो, जो हार्मोन वलकुट से निकले हैं और वो ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज के निर्माण में हेल्प कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड हार्मोन तो है, ग्लूकोज के निर्माण में हेल्प करेंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाएंगे। जस्ट सिंपल, कुछ भी ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन नहीं है, इजी है, आंखें मत निकालो, ठीक है, नॉर्मल सी सिचुएशन है। आ जाइए आगे।
हमारे शरीर में कॉर्टिसोल आ गया, कॉर्टिसोल भी कहते हैं मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। याद रखिएगा कॉर्टिसोल क्या है, मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। जल और विद्युत अपघट्टों का संतुलन करने वाले कॉर्टिस्टेरॉइड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। अब देखो जल और विद्युत का जो अपघट्ट करेंगे तो वो मिनरल्स में ही आएगा, तो हम उसको मिनरल कॉर्टिकॉइड कह देंगे। सो सिंपल। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड है। देखो यदि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो कॉर्टिसोल है, यदि हम मिनरल कॉर्टिकॉइड की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन है। आगे बात करें, आपसे पूछा जाए एल्डोस्टेरॉन क्या है तो आप बोलोगे जो जल और विद्युत अपघट्ट से मिनरल मिलते हैं, जिससे हमें मिनरल प्राप्त होते हैं, या जो मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो ही एक्चुअल में क्या है, हमारा एल्डोस्टेरॉन है। आगे बात समझ में, एल्डोस्टेरॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन के संश्लेषण में ग्लूकोनियोजेनेसिस क्योंकि ग्लाइकोजन का संश्लेषण कर रहे हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ नहीं रहे हैं, ग्लूकोलाइसिस नहीं कर रहे हैं अपन, ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर रहे हैं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन का संश्लेषण कर रहे हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कर रहे हैं, वसा अपघटन कर रहे हैं। वसा अपघटन कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला था ग्लाइकोलाइसिस, और प्रोटीन अपघटन प्रोटियोलाइसिस है ना, लिपोलाइसिस प्रोटीन लाइसिस यानी प्रोटियोलाइसिस को प्रेरित करते हैं और अमीनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित भी करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ग्लूकोजन मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बना रहा है, तो ये क्या करेगा, हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव व वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है, क्योंकि एटीपी चाहिए भाई, हृदय धड़केगा तो एटीपी चाहिए। जो हमारी किडनी है वहां से अपन को कितना सारा काम करना पड़ता है, तो भी हमें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रियाओं को अवरोधित करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं की उत्पादन को भी प्रेरित करता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उनके संश्लेषण में भी हेल्प करेगा। एल्डोस्टेरॉन क्या है, एल्डोस्टेरॉन हमारा मिनरल कॉर्टिकॉइड मुख्य हार्मोन है जो वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। कहाँ पर बात करता है, नेफ्रॉन्स पे है ना, वृक्क नलिकाओं पे काम करता है, और सोडियम एवं जल के पुनरावशोषण व पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। तुम्हें पता है निस्पंदन अपन नलिकाओं से करते हैं, पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन वाला याद आ रहा है, उसमें अपन क्या कर रहे थे, कैल्शियम जा रहा था, आयन्स आ रहे थे, मिनरल्स आ रहे थे, उसका कार्य कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो इसको बनाए रखने में हेल्प करता है। आ गई बात समझ में। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन वैद्युत अपघट्यों, शरीर द्रव के आयतन, परासरणी दाब, रक्त दाब को बनाए रखता है। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन करता है। एड्रिनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव करता है। जो एड्रिनल वल्कुट है, एड्रिनल वल्कुट यानी जो अधिवृक्क का वल्कुट वाला भाग है, वो कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी स्रावित करता है, सिक्रीट करता है, जो यौवना आरंभ के समय अक्षीय रोम, जो हमारे एक्सियल हेयर होते हैं, जघन रोम, मुख आनन रोम की वृद्धि की भूमिका भी अदा करते हैं। मतलब यंग एज में जो हमारे हेयर्स आते हैं गर्ल्स में या बॉयज़ में, तो वो किसकी वजह से आते हैं, इन एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड की वजह से आते हैं। ठीक है, एड्रिनल वल्कुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्त्रावण यानी कि अब कम हो रहा है, एड्रिनल वल्कुट द्वारा जो हार्मोन है के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बहुत अधिक दुर्बलता आ जाती है, थकावट सा फील होता है और एडिसन रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एडिसन, यानी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन यदि कम हो जाए, एड्रिनल वल्कुट से निकलने वाले हार्मोन यदि कम हो जाए तो एडिसन रोग हो जाता है, जिसके अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, कमजोरी फील होती है, शरीर का जो वेट है वो घट जाता है। आ गई बात समझ में।
तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि भाई किस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड वर्क करती है हमारी और हमारा थाइमस काम करता है। आशा करती हूँ कि ये वाला पार्ट भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।